अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। लास्ट जो हमने चीज पढ़ी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल को हमने एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे पढ़ा था। तो अब ये एक तरह से उसकी एक कह लो कि एक एक्सट्रीम केस मान लो एक चीज को कि उसमें एक खास तरह की एक जब सिचुएशन आ जाएगी तो वो ऑसिलेटर जो होगा उसे हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मामलात क्या हैं, वजह क्या है, क्यों आपके पास सिंपल हार्मोनिक को हम देख रहे हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे। तो जो रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपके पास एग्जैक्टली लॉ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली बात नहीं मान रहे होते। यानी जो कल का लेक्चर था जिसमें हमने डाइटॉमिक मॉलिक्यूल को हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे समझा, अब उसकी प्रैक्टिकल वर्जन जरा देखने लगे हैं। ठीक है, तो हमें पता चला कि रियल मॉलिक्यूल्स तो भाई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले कानून नहीं मानते या ओबे नहीं करते वैसे। तो क्या होता है, रियल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं जब आर आर की वैल्यू लार्ज हो जाती है। और जब आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल हो जाती है तो वो इतनी ज्यादा ऑसिलेशंस करते हैं तो आपके पास यानी आर डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे आप एक एनर्जी कर्व देख रहे हैं साथ में बनी हुई है, तो ये एक टिपिकल डाइटॉमिक मॉलिक्यूल की है जो कि एन हार्मोनिक एक्सटेंशन में जा रहा है। कंप्रेशन एक्सटेंशन और कंप्रेशन इकट्ठी हैं, तो आप देख सकते हो। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये एक आइडियल मामला है, यानी आइडियल सिंपल हार्मोनिक पैराबोला आपको बनी हुई दिखाई दिख रही है। ठीक होगी बात। तो आपके पास जब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन का है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सिंपल प्योर हार्मोनिक नहीं रहता। जैसे आप देख सकते हैं ये जो कंटिन्यूस लाइन है ये प्योर हार्मोनिक नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो पोटेंशियल का हार्मोनिक पोटेंशियल का टूल है वो भी अब इसका मतलब हमारे बिहेवियर को नहीं बताएगा जो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल का है। तो इसका मतलब कि लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन जो होंगी उसे हम एन हार्मोनिक वाइब्रेशंस कहेंगे। कि यानी आपके पास जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इस तरह की जो वाइब्रेशंस होंगी उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम एक एक्सप्रेशन से देखते हैं सीरीज के तौर पे। तो वो 1/2 फैक्टोरियल k1 r² प्लस 1/3 फैक्टोरियल k2 r³ सो ऑन सो। तो ये एक अच्छी खासा हेक्टिक काम हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि आपने जो एनर्जी की आइगन वैल्यू और कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन निकालने हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑसिलेटर की लिए, तो आपके पास वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सी शक्ल आने वाली है। तो पीएम मोरिस ने एक सादा सा एक रियलिस्टिक पोटेंशियल फंक्शन बताया जो इंपिरिकल था। तो आपके पास जो हमारी इस कर्व को अच्छे से समझा भी देता है, उसे हम मॉरिस फंक्शन के तौर पे देखते हैं। अब u बराबर है यू ई वन प्लस एक्सपोनेंशियल ए आर ई माइनस आर और इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या चीज है, यू ई क्या है, ये वो डिसोसिएशन एनर्जी है जब मॉलिक्यूल की, यानी कि आपके पास इससे ज्यादा जरा से भी एनर्जी ऐड करोगे तो वो एटम दूर दूर हो जाएंगे, यानी वो एक तरह से मॉलिक्यूल टूट जाएगा। ठीक होगी बात। फिर आर ई क्या है, ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन है एटम्स की। और आर क्या है, ये सेपरेशन ऑफ एटम है, यानी आर ई उस वक्त जब कोई एनर्जी नहीं थी, आर जब एनर्जी हासिल हो गई। अच्छा जी, तो अब आपको ये टूल में मुझे सारी चीजें पता चल चुकी हैं। ए यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है। अच्छा, एनर्जी लेवल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास ये जो इक्वेशन वन बनी है, अगर हम इसे श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज करें तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आपको मिलेंगे वो क्या होंगे, ई वी बराबर आ जाएगा वी बराबर 1+2, आपके पास न्यू ई के ऊपर बार है प्लस आपके पास वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर न्यू बार है एक्स सी एम इनवर्स, ये इसके यूनिट लिखे हुए हैं। और आप जानते हैं न्यू की वैल्यू आप 0 1 2 3 है, ये आपके पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे टूल में जो चीज लिखी हुई है न्यू ई बार, ये आपके पास क्या है, ये इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है जिसको हम किस टर्म में बता रहे हैं, वेव नंबर के तौर पे। याद है ना, फ्रीक्वेंसी को सी से डिवाइड किया था तो वो आपके पास ये बार के तौर पे आ गया था, जिससे हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है। और ये वैल्यू हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं। ठीक है, एक्स ई यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.01 होती है।
सिलेक्शन रूल्स क्या है हार्मोनिक ऑसिलेटर के, कि आपके जो फ्रीक्वेंसी में बदलाव है वो या +-1 होगा या +-2 होगा या +-3 होगा, ठीक है। और मगर अगर हम देखें जब ये ट्रांजिशन हो रही होती हैं तो आपके पास जो ऑब्जर्वेबल इंटेंसिटी है वो सिर्फ ये पहली 3 पे ही आपको ज्यादा मिल रही होती है। अच्छा, तो वाइब्रेशन बैंड जो होते हैं वो जैसे मैंने कहा इनवेरिएबली ऑब्जर्व किए जाते हैं, किसमें, अब्जॉर्प्शन में ही ज्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के पास यानी 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ होती है, यानी आपके पास 0 वैल्यू हम लगाएंगे न्यू की तो वो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो आपकी 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे स्पेक्ट्रा स्टडी करना है तो आपके पास आप ट्रांजिशन को स्टार्ट करेंगे न्यू जीरो से, तो इसलिए मैं इसे जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट अब्जॉर्प्शन बैंड आपको मिलेगा जब आप 0 से 1 तक जाओगे, इसका ना चेंज +1 की आई है, तो जो इंटेंसिटी बनेगी जो आपकी वहां पे उसे हम फंडामेंटल बैंड के तौर पे देखेंगे। और आपके पास आप डेल्टा वी निकालेंगे, यानी 0 से 1 तक चुके जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल का कंसेप्ट लेंगे। अब आप जान सकते हैं ये टूल लिखा हुआ आपके पास E इक्वल टू 0, तो पहले इसमें 0 आ जाएगा तो वो वैल्यू आ जाएगी, 1 लगाएंगे तो 1 आ जाएगी, दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास सिंपल अलजबरा है, मैंने इसलिए किया नहीं, 1 - 2 XC और V बार और यूनिट इसके M इनवर्स, मीटर इनवर्स। फिर अगर आपका बैंड जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है V0 से 2, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में 2 का चेंज आया। अब ये स्मॉल इंटेंसिटी होगी तो इसे हम फर्स्ट ओवरटून के तौर पे देखेंगे। इसको भी उसी तरीके से आप इस टूल के अंदर v की वैल्यू क्या प्लेस करने वाले हो, एक में 0 तो 0 आ जाएगा, फिर 2 वैल्यू प्लेस करोगे, उन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास टूल आ जाएगा ई डेल्टा ईवी बराबर आ जाएगा 1 - 3 XC 2 VE बार, इसके भी यूनिट मीटर इनवर्स में जाएंगे। और अगर आप V0 से 3 पे जा रहे हो, डेल्टा V +3 की चेंज आ गई है तो अब निग्लिजिबल इंटेंसिटी आएगी। तो आपने देखा यहाँ पे कंसिडरेबल इंटेंसिटी थी, यहाँ पे स्मॉल इंटेंसिटी थी, यहाँ पे निग्लिजिबल इंटेंसिटी है, तो ये सेकंड ओवरटून कहलाएगा। इसका जो टूल बनेगा डेल्टा ईवी बराबर आ जाएगा 1 - 4 XC 3 V बार और M इनवर्स आ जाएगा। अब आपके पास क्या है जी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका मतलब जो आपकी पॉपुलेशन है वो V1 पे हो जाएगी। पहले मैं कहां से लेके चल रहा हूँ, V0 से चल रहा हूँ, ठीक है, कि आपके पास रूम टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सी एनर्जी वाले होंगे, 0 पॉइंट वाइब्रेशन एनर्जी वाले होंगे। मगर जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके पास इस स्टेट पे ज्यादा एप्रिसिएबल हो जाएंगे, तो वो ट्रांजिशनें जो या इस लेवल से आगे होंगी तो आप कहोगे सिलेक्शन रूल डेल्टा वी के लिहाज से उन्हें हम हॉट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे फर्स्ट हॉट बॉन्ड होगा जब आप V1 से V2 तक जाएंगे, डेल्टा V +1 आया तो उसके लिए जो टूल बनेगा वो आप 1 - 4 XC VE बार और M इनवर्स लिख सकते हैं। तो आपके पास इनकी जो नेचर है वो टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको यानी हॉट बैंड की इंटेंसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अब आपके पास ये देखें कि 0 से आपकी ट्रांजिशन आपको दिखाई गई है, ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओवरटून है, ये सेकंड ओवरटून है, ठीक है। तो ये चीज बुनियादी तौर पे आपके पास डिस्कशन हो रही है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।